ये जो 8 से 10% का आप टी राघवन हम वोट बैंक की बात कर रहे हैं जो स्टार विजय के पीछे खड़ा होता है, नेचुरली स्टार विजय किस दूसरे दल के साथ अलाय होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर उनकी मानसिकता की बात करें, उनके आइडियोलॉजी की बात करें, उनके स्टेटमेंट्स की बात करें। जी देखिए, अब तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन जो है वो उसको एकदम एग्रेसिव बनाया है, उससे ये ऐसा लगता है कि ये 10% जो है वो 12 और 13% भी जा सकता है। और यही वजह है कि लगातार बैक चैनल टॉक्स जो हैं वो चल रहे हैं। यहां पर आपको ये समझना होगा कि विजय के लिए जो सबसे मेन कॉम्पिटिटर है या फिर पॉलिटिकल एनिमी है वो डीएमके गवर्नमेंट है। इसीलिए पहले 2 दिन पहले की मैं आपको बात बता दूं कि बीजेपी ने एक बहुत डेस्परेट कोशिश की थी। यहां तक बताया गया हमें तमिलनाडु के सोर्सेज से कि 80 सीटों का ऑफर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट दिया गया था, क्योंकि माफ कीजिए बीजेपी को यह पता है कि अगर वो एनडीए अलायंस का हिस्सा होता तो फिर डीएमके को डायरेक्ट चैलेंज जो है किया जा सकता है। एआईडीएमके जैसा हम सब जानते हैं कि अब बिखर चुकी है, जो नेत्री थी जयललिता, वो उनका वैक्यूम जो है बहुत लंबा बड़ा गहरा असर छोड़ता हुआ तमिलनाडु में नजर आ रहा है। एडप्पाडी पळनिस्वामी में वो करिश्मा नहीं दिख रहा है। उसके साथ फिर बहुत सारे फ्रैक्शंस भी हुए। हालांकि एनडीए कंबाइन में सबको वापस लाने की कोशिश की गई, लेकिन जो ओ पन्नीर सेल्वम है, एक जयललिता के सबसे ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट जिन्हें कहा जाता था, वो अभी डीएमके में चले गए हैं और कुछ और नेता भी उनके साथ डीएमके में आने वाले दिनों में जाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में एक कमजोर एआईडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन है। इसी वजह से एक कोशिश की गई थी कि किसी तरह से टीवीके को यानी विजय की पार्टी को जो है वो एनडीए का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन अभी कुछ देर पहले के अपडेट अगर मैं आपको बता दूं तो बहुत साफ तरीके से यह कह दिया गया है टीवीके की तरफ से कि दोनों ही पार्टियां, चाहे वो डीएमके हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हैं, इसीलिए वो शायद अकेले चुनाव में जाना पसंद करेंगे। लेकिन एक ये हो सकता है कि अगर उन्हें सीएम पोस्ट कोई ऑफर कर दे तो हो सकता है कि विजय उस तरफ एक बार कंसिडर करने लग जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रही है। बहुत एक्स फैक्टर कह सकते हैं विजय का इस बार होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा जो है तमिलनाडु में इस बार विजय की पार्टी को लेकर ही हो रही है। लेकिन जहां तक डीएमके की बात कर लें, वो जो गठबंधन है वो बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है और तमिलनाडु में गठबंधन जो है बहुत ज्यादा काम करता है, असर मैं करता तमिलनाडु है। असेंबली पोल्स के ही हाल के दिनों में, क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन होता है तो हमारी भी अपनी एक रिसर्च शुरू हो जाती है, तो मैं देवेंद्र जो तमिलनाडु की स्थिति देख रही हूँ और इसमें मैं स्पेशली सिर्फ कांग्रेस की बात करना चाहूंगी, तो कांग्रेस लगातार डेटोरिएट करती जा रही है। और 1977 के बाद 1989 एक ऐसा समय था जब थोड़ी बहुत वहां पर उसने एज गेन की थी, और वो भी हम जानते हैं उसके पीछे कारण क्या रहे थे। लेकिन आज की तारीख में आप देखें ये कहां है। 2011 के चुनाव में 9.3, 2016 के इलेक्शन में 6.42 वोट परसेंटेज, और 2021 तक आते आते ये 4.27 पर आकर सिमट गया। ये कांग्रेस की स्थिति है। बिल्कुल मीनाक्षी, और पिछले 4-5 इलेक्शन को अगर आप देखें तो हालांकि पिछली बार की तुलना में शायद इस बार तमिलनाडु में 2 सीटें ज़्यादा लड़ने में कांग्रेस पार्टी सफल हो रही है, लेकिन क्रमशः इसका डिटोरिएशन हुआ है चुनाव लड़ने के संदर्भ में भी, कि कितनी सीटों पर आप पहले चुनाव लड़ते थे और अब कितनी सीटों पर आप लड़ रहे हैं। तो पिछले 5 चुनाव का डाटा अगर उठा के देखें तो आपको एकदम से दिखेगा कि एक डिक्लाइनिंग ग्राफ है। और इस बार के इलेक्शन में हालांकि कांग्रेस का एक खेमा बार बार इस बात को कह रहा था कि डीएमके के साथ इन सारी शर्तों पर बात होनी चाहिए, सरकार में हमें इतने मंत्री पद चाहिए, ये चाहिए, इस तरह की सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा माहौल बनाने की कोशिश हुई। लेकिन कांग्रेस के टॉप लीडरशिप को शायद ग्राउंड रियलिटी का एहसास है कि तमिलनाडु में उनकी कुछ भी स्थिति नहीं है सिवाय डीएमके के बिना, और इस लिहाज से डीएमके के साथ बहुत ज़्यादा हार्ड बार्गेन करने की पोजीशन में वो थे नहीं, केंद्र में मजबूती से है नहीं, और राज्य में भी अगर आप उसी हिसाब से अपने मजबूत पार्टनर को किनारे करें तो फिर कांग्रेस पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और शायद उस लिहाज से डीएमके ने जो भी फाइनली ऑफर किया उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकारने पर मजबूर हुई है।